राधे राधे। मैं वंदना एक बार फिर तनाव विषय पर चर्चा करने आई हूँ। आज मैं आपके साथ तनाव निवारण के लिए अपनाए जाने वाले मार्ग के विषय पर अपने विचार साझा करने आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने तनावग्रस्त व्यक्ति की पहचान पर चर्चा करी थी। अब मैं उनकी मदद हेतु कुछ मार्गों का जिक्र करूंगी ताकि उन मार्गों को अपनाकर आप और हम अपनी और अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद कर सकें और वातावरण के साथ शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित हो सके। तनाव को कम करने के लिए हम 3 तरीके से काम करेंगे। वो 3 विधियों को बताएंगे। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष विधियां और तीसरी अन्य उपाय जो आधुनिक युग में व्यक्तियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं कि जिससे वे अपने तनाव को कम कर सकें। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियों की। इन प्रत्यक्ष विधियों में जो एक बात है वो हम बता देते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधियां हैं वो व्यक्ति को अपने वातावरण के से जो है बहुत समय तक समायोजन करने या ना करने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। ये जो प्रत्यक्ष विधियां हैं वो अपने वातावरण से व्यक्ति को समायोजित करने या न करने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य कभी भी जो है तनाव की दशा को कम करना होता है, ना कि बढ़ाना। यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि जो है प्रत्यक्ष विधियां काम कर ही जाएं, लेकिन इनका उद्देश्य हमेशा क्या होता है, जो तनाव को कम करना। तो चलो बात करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हो सकती हैं जिनके द्वारा जो है व्यक्ति तनाव पर काबू कर सकता है, उससे दूर हो सकता है। तो पहली है बाधा का विनाश या निवारण। इस विधि में जो प्रत्यक्ष विधि है, इस विधि में व्यक्ति बाधा का जो भी तनाव देने का कारण है उसका सीधा सीधा सामना करता है, यानी उसके सीधे सीधे उससे अपना सामना कराता है और जो तब तक करता है जब तक वह बाधा जो है समाप्त नहीं हो जाती। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक उदाहरण भूख का दिया था, ऐसे ही जो है इसको फिर से समझ लीजिए कि इस विधि में व्यक्ति तनाव के कारण का विनाश यानी सामना करके विजय प्राप्त करता है, यानी बाधा को समूल नष्ट कर देता है और जो परिस्थिति तनाव दे रही थी उस पर अपनी जो है जीत हासिल करता है, परिस्थिति की बाधा को समाप्त कर लेता है और स्वयं को संतुलित कर देता है। उदाहरण एक भूख का था। एक और उदाहरण मैं आपको इसका बाधा का विनाश या निवारण करने की युक्ति का बताती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो हकलाने के कारण क्या है, वो इसको हकलाने की समस्या है और वो तनावग्रस्त रहता था, तो उसने मुंह में पान रखकर बोलने का अभ्यास किया और तब तक अभ्यास किया जब तक उसने अपनी हकलाने वाली शारीरिक कमी पर विजय प्राप्त न कर ली। तो यहाँ उसने अपने लक्ष्य को प्राप्ति में बाधा को तब तक जो है उसका सामना किया जब तक बाधा जो है हार कर समाप्त नहीं हो गई। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति तनाव से मुक्ति पा सकता है, यानी जो भी तनाव दे रहा है कारण, उस कारण का सामना करे, उस स्थिति का सामना करे हिम्मत के साथ। दूसरा हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि में है अन्य उपायों की खोज, यानी कि सीकिंग अनदर पाथ। जब व्यक्ति के पास ऐसी परिस्थिति आती है कि वो उस परिस्थिति का विनाश या निवारण नहीं कर पाता, तब क्या करता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ दूसरे उपायों की खोज करता है।
यानी कि जो बाधा दे रही है उस बाधा को डायरेक्ट अगर वो नहीं समाप्त कर सकता तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से उसके लिए कोई एक दूसरा रास्ता खोजता है ताकि उसका लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए और वो बाधा जो है समाप्त हो जाए, यानी उसका तनाव समाप्त हो जाए। इसका उदाहरण देखें तो जैसे बालक पेड़ में लगा हुआ अमरूद हाथ से नहीं तोड़ पाता तो वो किसकी सहायता ले लेता है? डंडे की सहायता से तोड़ लेता है। इसका एक दूसरा उदाहरण हम लोग कोचिंग से भी समझ सकते हैं कि जैसे कॉलेज में केवल कॉलेज की पढ़ाई से यदि व्यक्ति जो है बालक संतुष्ट नहीं होता कि मैं जो है परीक्षा पास कर लूँगा तो वो कोचिंग की सहायता ले लेता है। तो ये हुआ आपका अन्य उपायों की खोज, एक दूसरा प्रत्यक्ष विधि। अब एक तीसरी बात करते हैं। तो तीसरी में अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल्स। इस विधि में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता, जो मौलिक लक्ष्य है, जो उसका मूल था कि जिसको करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी या जो भी उसने लक्ष्य निर्धारित किया था वो उसको नहीं है करने में, तो उसकी बजाय वो किसी अन्य लक्ष्य का निर्माण कर लेता है। यानी सब्स्टिट्यूशन के तौर पर वो जो है अपने वक्त को कहना चाहिए बिताने के लिए किसी अन्य लक्ष्य का निर्माण कर लेता है। उदाहरण इसका देखें तो कोई खिलाड़ी है, अगर बारिश हो रही है और वो हॉकी खेलने नहीं जा पाते तो वो क्या करते हैं, इंडोर गेम्स, ताश है, शतरंज है, लूडो है, इसको खेलकर अपने मनोरंजन कर लेते हैं। इनका मौलिक लक्ष्य क्या था? हॉकी खेलकर अपना जो मनोरंजन करते थे डेली, वो बारिश के कारण अब मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या है, वो ताश या शतरंज से उसका सब्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं और फिर अपने समय को बिता लेते हैं। अगला है व्याख्या व निर्माण। इस विधि में क्या होता है कि एनालिसिस एंड डिसीजन की कोई दो परिस्थितियां होती हैं, यानी जब व्यक्ति के समक्ष दो समान रूप से वांछनीय पर विरोधी लक्ष्य या इच्छाएं होती हैं तो वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर दोनों लक्ष्यों पर विचार करता है और एक का चुनाव कर लेता है। जैसे दो कोई भी है उसको वो दोनों ही ऐसे ही हैं, लेकिन उसमें से फिर उसको किसी एक का चुनाव करना है तो कि अब करना तो है ही, इन दोनों में से मैं इसको या इसको किसी एक को चुनना है तो थोड़ी देर तनावग्रस्त रहेगा, लेकिन अपने आप को संतुलित करने के लिए उसमें से वो किसी एक का चुनाव कर ही लेगा। तो ये जो है ये बहुत सही है कि जब हमारे पास दो परिस्थितियां हैं तो हम एक को चुन लें अपने अनुभवों के आधार पर। जैसे है पढ़ाई की परीक्षा, यानी किसी क्लास की परीक्षा दे रहा है स्टूडेंट और साथ में उसी दिन उसके खेल के चुनाव की भी परीक्षा है कि उसको जो है वो खेल में के लिए भी चुना जाना है उसी दिन, तो व्यक्ति क्या करेगा, जो बालक है वो किसी एक को चुन लेता है, वरना देर होने पे वो दोनों ही चीज़ों से चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति अब एनालिसिस करता है अब सिचुएशंस का और फिर एक निर्णय लेकर उसको समाप्त कर लेता है। तो ये तो हुई कौन सी विधियां? प्रत्यक्ष विधि, यानी तनाव को कम करने की जो प्रत्यक्ष विधियां हैं उनमें से ये हैं। अब जो मैं बात करूंगी प्रत्यक्ष विधियों की, तो उस विधि के लिए स्टूडेंट्स मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जो अप्रत्यक्ष विधियां होंगी। और हाँ, अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तो भी हमेशा ये सोचना चाहिए बालक को, मतलब व्यक्ति को, कि ईश्वर ने समस्या बाद में बनाई है, समाधान पहले बनाया है। इसलिए बुद्धि विवेक का प्रयोग करते रहें और वातावरण के साथ स्वयं को संतुलित रखें। राधे राधे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।